10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जितनी बड़ी जीत लेकर सत्ता में वापस लौटे हैं, इनसे जनता की उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। जब मैं उम्मीदें बंधने की बात करता हूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, वहां विकास नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद बिहार से आता हूं, साल में वहां 2 बार जाता हूं और खुद अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वहां की चमचमाती सड़कें किसी भी राज्य से मुकाबला कर सकती है। गांव में नल से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है। कई गांव में, यहां तक कि मेरे गांव में रसोई गैस की पाइपलाइन तक पहुंच गई है। 22-23 घंटे बिजली रहती है। लेकिन जब छठ के समय दूसरे राज्यों से ट्रेनों में भर भर कर आने वाली भीड़ बिहार की पहचान बन जाती है तो दुख होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में लगातार 12-13% की रफ्तार से इकोनॉमी का बढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी बिहार की गिनती देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक में होती है तो दुख होता है। और तो और बिहार रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन गया है, यानी इतने पैसे हैं कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। फिर भी बिहार 75% पैसे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है। बिहार के जीडीपी में अब इंडस्ट्री की भागीदारी एग्रीकल्चर से भी ज्यादा हो गई है। फिर भी कोई बड़ी नई इंडस्ट्री या कोई बड़ा नया निवेश अब तक क्यों नहीं आया, ये जानकर दुख होता है। इसलिए बिहार में नीतीश सरकार से इस बार उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। उन उम्मीदों को पूरा करने में चुनौतियां भी उससे ज्यादा बड़ी हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बतौर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश की ताजपोशी, वो भी रिकॉर्ड 10वीं बार। मैं नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी कोई राजनीतिक परिकथा नहीं है। नीतीश कुमार 2005 से पिछड़ेपन की बेड़ियों से छुटकारा मांग रहे बिहार की उम्मीदों का आधार रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, पंचायतों में महिला आरक्षण, जीविका दीदी, शराबबंदी, पिछड़ों में अति पिछड़े और दलितों में महादलित की सोशल इंजीनियरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तक नीतीश के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। शायद यही वजह है कि 2013 के बाद से नीतीश राजनीतिक रूप से इधर उधर भी होते रहे, लेकिन बिहार की जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अब ढलती उम्र के बावजूद जनता ने नीतीश कुमार को विशाल जनादेश दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार नरेंद्र नीतीश की जोड़ी को महिला और युवा के नए MY समीकरण का साथ मिला है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 75% तक आबादी की रोजी रोटी कृषि या कृषि आधारित कामकाज पर आधारित है, और कृषि आधारित है छोटी जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों पर। नतीजा 55% लोग रोजगार की तलाश में सीजनल या परमानेंट माइग्रेशन का शिकार हैं। मतलब आगे का विकास निवेश और रोजगार के रास्ते ही संभव है। बिहार में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में अगला अध्याय निवेश से लिखा जाएगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। सवाल है कि नरेंद्र नीतीश की जोड़ी के पास क्या वाकई विकसित बिहार का रोड मैप है? स्टेट जीडीपी के 1/3 से ज्यादा कर्ज में डूबे बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए कितनी तैयार है?
स्टेट जीडीपी का करीब 4% हिस्सा महिला रोजगार जैसी पैसा बांटने वाली योजनाओं पर खर्च होगा, तो विकास को गति देने के लिए जरूरी पैसा कहां से आएगा? और सबसे बड़ी बात, कोई भी निवेशक बिहार में पैसा क्यों लगाएगा, और अगर लगाएगा भी तो कहां लगाएगा? ये सारे सवाल बेहद गंभीर हैं और इसमें आने वाली चुनौतियां भी काफ़ी गंभीर हैं। इसलिए हमने विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया अपने शो में। अमृतलाल मीणा साहब हैं, जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं बिहार के, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। KPS केसरी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के। अरविंद झा साहब हैं, जो कि फाउंडर हैं मिथिला एंजल नेटवर्क के और बिहार में कई सारे स्टार्टअप को मेंटरिंग भी करते हैं। शिशिर सिन्हा सर हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, बिहार से हैं और एक वरिष्ठ आर्थिक अखबार में हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जो बिहार के विकास को काफ़ी करीब से देखा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में अमृतलाल मीणा सर आपसे करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा इधर उधर के सवाल ना पूछूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ही ये सेट कर दिया है और एक तरह से बता दिया है कि उनको एहसास है कि बिहार को विकास की रफ्तार में लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। वो है निवेश लाना होगा, बाहर की इंडस्ट्री को लानी होगी, और इसलिए उन्होंने आह्वान भी किया कि आप आकर के बिहार के जो लाल बाहर हैं वो पैसा लगाइए, दुनिया भर के निवेशक बिहार में पैसा लगाइए। मेरा सिंपल सा सवाल है, देश में इतने सारे राज्य हैं, वो बिहार में ही पैसा क्यों लगाएंगे? मीणा सर, सवाल आपके लिए था। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, इन्वेस्टर्स के सामने देश के सभी राज्य और सभी अवसर है, लेकिन बिहार ने पिछले कुछ समय में जो अपनी बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी बनाई है, उसमें राज्यों के जो सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उसका सार समावेशित किया है। इंडस्ट्रीज ने इसको काफ़ी सराहा है और बिहार में पहले लैंड की अवेलेबिलिटी फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एक लिमिटेशन थी, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक करीब बियाडा के पास 8,000 एकड़ ज़मीन थी जो मोस्टली अलोकेट हो गई है, लेकिन पिछले करीब 1-1.5 वर्षों में 14,000 एकड़ नई ज़मीन एक्विजिशन करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जो फेज मेनर में एक्वायर हो रही है। तो लैंड की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री के लिए होगी, प्लस सपोर्टिव पॉलिसी, प्लस गुड गवर्नेंस और इतनी स्ट्रॉन्ग मैंडेट वाली सरकार, तो डेफिनेटली अब इन्वेस्टर्स के लिए बिहार एक चॉइस होगी और इनेबलिंग जो एनवायरनमेंट है उससे इन्वेस्टर्स निश्चित ही बिहार को एक डेस्टिनेशन के रूप में मानेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं दूसरी एक और बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रमुख स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस योजना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चुनाव के इस परिणाम में, तो वो जो स्कीम है उसमें 10,000 रुपये शुरुआती राशि दी गई है, लेकिन उसके अंतर्गत माइक्रो एंटरप्राइजेज होने हैं बड़े पैमाने पर, महिलाओं को अपनी इच्छा का रोजगार शुरू करना है। तो अब प्रॉपर एक स्कीम बना करके अगले चरण में किस प्रकार इनको आगे 2 लाख तक की राशि दी जाए और किस प्रकार इनकी जो महिलाओं की जो गतिविधियां हैं जो उन्होंने शुरू करी है उसको बैंक से लिंकेज किया जाए, प्लस भारत सरकार की ऑनगोइंग स्कीम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर राज्य में स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का बढ़ावा हो सके। दूसरी चीज़ मैं पूछ लूँ बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले कि इंडस्ट्री के लिए जो जिन सुविधाओं की आपने बात की, एनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात की, आपने कहा ज़मीन उनको लैंड बैंक मुहैया कराया जाएगा। एक जो बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट बिहार का प्लस पॉइंट कहा जाता है कि बिहार के पास एक काफ़ी युवा आबादी है, मतलब देश के जो युवा आबादी की औसत आयु है उससे ज़्यादा यंग बिहार का पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन या वर्क फोर्स इंडस्ट्री को क्यों नहीं लुभाती है? आमतौर पर शिकायत ये रहती है कि वर्क फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्किल्ड नहीं है। इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है? और जब आप कुछ महीने पहले ही आप रिटायर किए हैं तो आप लोगों ने इस पर सोचा था? ये बिल्कुल आंकड़ों से विदित है कि पूरे देश की जो मीडियन एज है वो 28 है और बिहार की मीडियन एज 22 वर्ष है। इससे बिहार में युवाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। पिछले वर्षों में राज्य में टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जो व्यापक इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ हुआ है,
सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी। उससे डेफिनेटली अब स्किल्ड मैन पावर बड़े पैमाने पर राज्य में उन संस्थाओं से निकल रही है, तो इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप वर्कफोर्स अब बड़े पैमाने पर अवेलेबल हो रहा है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपको जानकारी है कि अभी स्किल यूनिवर्सिटी सरकार ने अप्रूव की थी और स्किल के क्षेत्र में अनेकों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की योजनाओं पर भी काम चल रहा है। कई संस्थाओं ने फॉरेन लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई शुरू करवाई है, तो जिससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी बिहार के यूथ टेप कर सकेंगे। तो अब माहौल ऐसा है कि इंडस्ट्री निश्चित ही अपने यहाँ के यूथ्स को ज़्यादा प्लेसमेंट करेगी। और पिछले कुछ समय में मैंने ये देखा था कि अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक और आईटीआई के जो बच्चे निकल रहे हैं, बड़े पैमाने पर उनका प्लेसमेंट हुआ है। तो एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है। आने वाले वर्षों में डेफिनेटली यहाँ के जो यूथ्स है वो विद प्रॉपर स्किल एंड टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप अपनी कैपेबिलिटीज़ लेकर जाएंगे, तो निश्चित ही इंडस्ट्री एब्जॉर्व करेगी। निश्चित ही इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करेगी। केपीएस केसरी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के। केसरी साहब, जिस एनवायरनमेंट की बात मीणा साहब ने की अभी, जिस इंसेंटिव की बात की, जो बेहतर सुविधाओं की बात की, आपको क्या लगता है कि ये सारी सुविधाएं किसी बड़ी इंडस्ट्री को बिहार में आकर्षित कर पाएगी? छोटे मोटे तो कई सारी इंडस्ट्री आती है जो बिहार को एक मार्केट के तौर पर देखती है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो बिहार की पहचान बन सके। देखिए, मेरा मानना तो व्यक्तिगत रूप से ये है कि बड़े इंडस्ट्री को लाने के बजाय हमको यहाँ जो अभी लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2000-4000 जो ऐसी इंडस्ट्री स्मॉल और मीडियम सेक्टर में अच्छे ढंग से काम कर रही है, उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन पर ले जाना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर उनको हम नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन पर ले जा पाते हैं तो उससे ये होगा कि बाहर के लोगों को हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपने आप को दिखला पाएंगे। तो ये होने से बाहर के लोग भी आएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या बाहर के लोग यहाँ हमारे यहाँ आवे, क्यों आएंगे? ये आने का एक कारण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो एग्री प्रोड्यूस है उसके अलावा नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ एक पॉजिटिव चीज है जिसके लिए वो आ सकते हैं, वो है हमारा पॉपुलेशन। हमारे यहाँ 14 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन है, उसके कारण आ सकते हैं। लेकिन वहाँ भी थोड़ी सी लिमिटेशन है हमारी, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू नेशनल एवरेज 1/3 या उससे भी थोड़ा और कम ही है। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बाइंग पावर हमारा लिमिटेड हो जाता है। तो बाहर से वैसे ही यूनिट यहाँ लगाने के लिए आना चाहते हैं जिसमें कि यहाँ के लोगों को सर्व कर सकें। जैसे कि कुछ आए भी हैं पहले और आज भी आवेंगे। वो होता है कि जैसे आप सीमेंट को देख लीजिए या बिस्कुट की इंडस्ट्री देख लीजिए या एफएमसीजी की कुछ इंडस्ट्री देख लीजिए, ऐसी आई हैं। तो ये इस तरह के लोग आएंगे। लेकिन अगर आप बड़े इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हम अभी आंध्रा की बात थोड़ी देर के लिए देख लें, तो आंध्रा में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल नहीं है इंडस्ट्री के, इसके लिए आयरन एंड स्टील के लिए, तो वो पाइप से अपना ओर्स ले जाएंगे और वहां पर मित्तल के द्वारा वो काम होगा। या हम देखते हैं कि वो गूगल के साथ वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको एंकर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री आवे तो काम होगा। तो जिस तरीके से हम बाहर से बड़े एंकर को अगर उठा के ला सकते हैं जो कन्वेयर सिस्टम पे हमको इंडस्ट्री के डाउन बैकवर्ड लिंकेज के साथ काम कर सके, तो हमको लगता है कि प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोस्पेक्ट ज्यादा बढ़िया होगा। और दूसरी बात आपने अभी चर्चा की थी स्किलिंग की, तो स्किलिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज डेफिनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में इंजीनियरिंग कॉलेज अब आ गए हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आ गए हैं। बट हमको काम चाहिए, कामगार जो हैं हमारे स्किल मैन पावर सॉफ्ट रोड पर जो काम करते हैं उनको हम हाई लेवल ऑफ स्किलिंग करें, उसकी आवश्यकता है। मतलब कि ITI जो है उनको हम सुदृढ़ करें और साथ ही साथ मे बी पॉलिटेक्निक्स जो हैं सॉफ्ट रोड सुपरवाइजर जिनको हम बना सकते हैं उनको हम प्रॉपरली ट्रेन करें। और अब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में नए नए मशीन पे उनको ट्रेन कराने की आवश्यकता है, जिसमें खर्चे मशीन्स को लाके हर को सुदृढ़ करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा उस जगहों पर। और अगर हम सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं कर सकते हैं, तो हम शुरुआत छोटे नंबर से करें, लेकिन
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रू सेंस हम करें स्किलिंग के लिए, वो बड़ी आवश्यक है। ये एक बड़ी ज़रूरत है। अरविंद झा साहब, आप कैसे देखते हैं इन सुझावों को? आपने तो कई सारे स्टार्टअप को वहाँ पे मेंटरिंग की है, कुछ स्टार्टअप आपके निर्देशन में वहाँ पे चल भी रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में। पहले तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। केसरी साहब की जो बात है उससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि लार्ज इंडस्ट्री को लेके आना अभी टाइम लगेगा उसमें। और अगर हम प्रायोरिटी देखें कि हमारी प्रायोरिटी कहाँ रहनी चाहिए, तो हमारी प्रायोरिटी स्मॉल स्केल सेक्टर में, जहाँ पे कि हम डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक हमारा स्टार्टअप है झाजी स्टोर, जो कि अचार बेचता है। पूरे देश में उनका अचार जा रहा है और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। वो लोग 1 लाख से ऊपर शिपमेंट महीना का कर रहे हैं और एक शिपमेंट में 4 बॉटल ग्लास का जाता है। और अभी उनको बाहर से वो 10-12 रुपए का बॉटल मंगाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भी ग्लास का बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो जो भी वो यूनिट लगाएगा उसको उसके और बहुत सारे लोगों का जो पैकेजिंग का काम है, चाहे वो मखाना का काम कर रहे हो, चाहे वो दूसरा काम कर रहे हो, वो सारा काम मिल जाएगा हमारे पास, क्योंकि कोई भी इस तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है। और मैंने एक छोटा सा एस्टिमेट किया था कि भाई अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करें और उसको प्रमोट करें, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका लैंड रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कितना कर सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि 4,000-5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ भी 400-500 से ज़्यादा आजकल जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना है, रोबोटिक का ज़माना है, IoT का ज़माना है। तो जब अगर हमें जॉब क्रिएशन की तरफ हम सोचें कि हम जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम कैसे लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही 10-15-20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, अगर उसको एक सुनियोजित तरीके से किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे समझ में आती है, जो आपने पहले हिंट किया था थोड़ा सा, वो है बिहार में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 20 साल नीतीश जी को हो गए और उनको बधाई हो, एक 10th बार वो उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है। लेकिन क्या है कि सबको जानते हैं कि उनका अपना माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा कट्टर समाजवादी उनको बोला जाता है। एक उन्होंने केसी त्यागी के इंटरव्यू में बोला था कि वो सबसे ज़्यादा कट्टर समाजवादी हैं। मुझे लगता है कि अगर जो पॉलिसी है, पॉलिसी समाजवाद की रखनी चाहिए, लेकिन जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल आउटलुक के साथ चलना चाहिए, इकोनॉमिक आउटलुक के साथ चलना चाहिए। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो समाजवाद क्या मतलब है, इसका मतलब ही नहीं होगा। तो सबसे पहले नीतीश जी को फ्रंट फुट से लीड करना पड़ेगा। वो घबराते हैं इंडस्ट्री से बात करने। मैंने कहीं देखा था, संजीव जी ने लिखा था कि वो कभी भी नहीं जाएंगे किसी इंडस्ट्री से मिलने के लिए या किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास जाएंगे कि आप आइए बिहार में। अगर वो लीड नहीं करेंगे तो उसके नीचे की लीडरशिप सारी की सारी उसी स्टेट में आ जाएगी जहां पे हम हैं। तो हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की तीन प्रॉब्लम्स इस बार में आती है। डायस्पोरा हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारा लाखों में लोग हैं जो बाहर हैं, रेमिटेंसेस हमारे स्ट्रांग हैं, लेकिन चैनलाइज नहीं है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है जहाँ पे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको टैक्स ब्रेक मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है। लोकल बैंक्स का CD रेशो का हालत, सब लोग बोलते हैं कि CD रेशो बहुत खराब है हमारा, वो क्यों नहीं चेंज हो पा रहा, क्यों नहीं कोई उसके ऊपर कुछ कर पा रहा। CD रेशो बढ़ जाएगा तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो इस समय स्क्वीज है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा एक तरह से, मुझे लगता है। और तब जो है बाकी के इन्वेस्टर्स आना शुरू करेंगे देखने के लिए कि भाई बिहार में यूथ तो है, ये आपने ठीक बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो कॉस्ट है। इस समय अगर मार्केट में हम देखें, हर जगह पे प्राइस बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है। और बिहार में अभी भी लो कॉस्ट है, रियल एस्टेट लो कॉस्ट है, सैलरीज लो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो कॉस्ट है। तो आपको उस लो कॉस्ट का एडवांटेज लेके एक नया बिहार बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक वो मेंटल एक माइंडसेट होना चाहिए। और अगर चीफ मिनिस्टर का या ऊपर से माइंडसेट रहेगा, उसके बाद ही नीचे ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट भी चेंज होगा। मैंने एक शो में बोला था कि सेंटर में गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अब सबके सब इकोनॉमिक माइंडसेट में आ गए हैं। जो बिजनेसमैन है वो एक पैरिया नहीं है उनके लिए, बिजनेसमैन एक डर्टी वर्ड नहीं है। जो इकोनॉमी को बढ़ा रहा है या जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है वो डर्टी काम नहीं कर रहा है। लेकिन बिहार में अभी भी जो है हमारा माइंडसेट शायद 20 साल पुरानी मानसिकता में फंसा हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत है और तभी जाके बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। शिशिर सिन्हा सर हैं, चूँकि ये कई बार बिहार के इन्वेस्टर्स फोरम या ऐसे फोरम पे जाके मिलते भी हैं, अपना वक्तव्य भी देते हैं। शिशिर सिन्हा साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है जो अभी झा साहब ने बताया। एक माइंडसेट चेंज करना होगा और लो कॉस्ट जो इन्वायरमेंट है उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके अनुकूल हमें इंडस्ट्री बनानी चाहिए। लक्ष्मण, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग कहते हैं कि आर्थिक विकास कैसे हो, तो हम लोग एक 4D का फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, जिसमें आपका डिमांड है, जिसमें आपका डेमोक्रेसी है, जिसमें आपका डाइवर्सिफाइड मार्केट है, जिसमें डिजिटलाइजेशन है।
ये सब कुछ तो अच्छी बात है। अब इसमें बिहार की कॉन्ट्रेरी पिक्चर क्या आ जाती है कि डिमांड है लेकिन पर कैपिटा इनकम लो है। यानी कि आप मांग तो करते हैं लेकिन किस चीज की मांग करते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात करें तो वहां पर अगर पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन की बात करें तो बिहार काफी आगे है, लेकिन वो डेटा कंज्यूम कहां हो रहा है? क्या हम उसका कंजम्पशन हम किसी एक प्रोडक्टिव काम में कर रहे हैं? नहीं, उसका ज्यादा काम होता है रील देखने के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करें। डेमोक्रेसी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डाइवर्सिफाइड मार्केट है, लेकिन कॉन्ट्रेरी पिक्चर क्या है कि उस डाइवर्सिफाइड मार्केट की डाइवर्सिटी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए यहां पर जितनी बातें मैंने सुनी, चाहे वो मीना साहब की बात हो, केसरी साहब की बात हो, और केसरी साहब से मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई है जब चुनाव के सिलसिले में मेरा जाना हुआ, और मैंने एक चीज महसूस किया कि केसरी साहब ने जब मुझे बताया कि बिहार से एक भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जो कि मुझे सुनकर के बहुत हैरानी हुई कि केवल आदित्य विजन जो कि एक सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है जो मल्टी बैगर है, इसके अलावा कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। आज आप देखिए, आप लक्ष्मण, आपके चैनल हर रोज रिपोर्ट करता है कि कितने ज्यादा आईपीओज आ रहे हैं। उन आईपीओ में बिहार कहां है? नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन की अभी सर ने बात की, कैपिटल फॉर्मेशन का एक एरिया हमारा आईपीओ है। बिहार से ना तो मेन बोर्ड के लिए कोई आ रहा है और ना ही स्मॉलर बोर्ड के लिए आ रहा है। एक और बात यहां पर मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, परसेप्शन का प्रॉब्लम है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक अवधारणा होती है ना कि मुझे वहां जाना, एक जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स नहीं हो पाता है। और ये परसेप्शन के बिगड़ने में एक बड़ी कारण क्या है? आप याद करिए कि कुछ समय पहले वहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। वहां पर उस समय के जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने आकर के बातें कही, वित्त मुख्यमंत्री साहब आए और चले गए। आप सोचिए कि एक निवेशक क्या सोचेगा कि राज्य के जो मुखिया हैं वो उनको किसी तरीके से एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दूसरे राज्यों के निवेश सम्मेलन होते हैं, जब उनका दिल्ली में रोड शो होता है, तो उनके मुख्यमंत्री बात करते हैं हम लोगों से। बिहार के निवेशक सम्मेलन के समय में इंडिकेट भी कर रहे थे। ये चीजें कहीं ना कहीं अवधारणा के ऊपर असर करती है, परसेप्शन के ऊपर असर करती है। और उद्योग को लाना, उससे अगर महत्वपूर्ण कहीं चीज है, आपको अपनी अवधारणा मजबूत करनी होगी। वो इस राज्य का है जो बड़ी कमजोरी। हाँ बिल्कुल, ये आपको अपनी अवधारणा मजबूत करनी पड़ेगी। और मुझे याद है कि एक शो में चुनाव के दौरान ही कर रहा था, तो उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी थे, शायद उन्होंने कहा भी था कि एक बिहार ब्रांड जो है ना उसको एस्टेब्लिश करना होगा। हर्षवर्धन जी, मुद्दा यहाँ पे जो शिशिर जी ने कहा कि अवधारणा बदलनी होगी, सरकार को इंडस्ट्री फ्रेंडली शो करना होगा। अभी इससे पहले अरविंद झा साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से मिलने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, अधिकारी लोग अभी भी उस इकोनॉमिक माइंडसेट के नहीं हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री का खुलेआम आह्वान करना कि दुनिया भर के निवेशकों को हम आमंत्रित करते हैं बिहार में निवेश करिए, बिहार के लोग जो बाहर हैं उनको कहते हैं बिहार में पैसा लगाइए, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे एनवायरनमेंट बन रहा है। तो निवेशक किस पर ज़्यादा भरोसा करके चलेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि नीतीश कुमार को उसकी जरूरत ही नहीं जिसकी चिंता शिशिर जी कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। आप क्यों करते हैं ये सब जब आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर होता है? नीतीश जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले नेता, और उनको एक ऐसा राज मिला था जो, मतलब जिसको कहते हैं ना, कई बार हम लोग अगर बिजनेस की भाषा में कहें तो इतना माइनस में था कि वो थोड़ा बहुत भी बराबर दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी 13% की ग्रोथ रेट आपने बताई, तो उसका जो बेस था जरा वो भी सोचिए। और ठीक है, अब जब आप कहते हैं क्या जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के कार्यालय से पीएम ने बोला कि निवेशक आए, तैयार रहें, तो एक तो ये कि हम ये मान रहे थे कि चेहरा बदल जाएगा। अब इसको कोई अच्छा माने या बुरा माने, नीतीश कुमार जी को जहां तक ले जाना था वो अपनी क्षमता से ले आए। बहुत शानदार काम किया, नेता के तौर पर बहुत गजब के व्यक्ति हैं वो, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में बिजनेस नहीं है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, उनके हाव भाव में बिजनेस नहीं है। आप शिशिर जी अभी कह रहे थे कि रोड शो की बात, वो ये सब सोचते नहीं, वो कह देंगे कि अरे तुम लोग देख लो, कर लेगा, जाएगा, देखेगा, करेगा, वो उसकी बात ही नहीं करेंगे। इसको समझिए आप पहले। जो दूसरे स्टेट हैं उनको पता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर उनको उन मानकों पर आका जाएगा। अच्छा, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बिहार की आज तक कभी टीवी में चर्चा हुई? आज आप बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि इसकी बात कर रहे हैं।
अब सोचिए जरा, बिहार का पोटेंशियल लोग कहते नहीं। अब वो मखाना, चूंकि दुनिया का सब मखाना वही होता है, तो मखाना 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 उसी में सब कर देते हैं, उसी की माला पहन लो, उसी की राजनीति कर लो। लेकिन क्या बिहार में पोटेंशियल नहीं है? अब मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा कि बैठे बैठे कुछ आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। अब 4 हवाई अड्डे हो गए हैं। पटना आपका है, अभी इसके 2 या 3 महीने पहले जब पीएम ने किया, उसके पहले तक वो बस अड्डे जैसा दिखता था, लेकिन उस बस अड्डे जैसे दिखने वाले से भी लोग यात्री आते थे, और अब तो लगभग 14-15 हजार यात्री प्रतिदिन पटना से भी आते जाते हैं। 2000 के आसपास आपके दरभंगा से भी आते हैं, 13-14 फ्लाइट वहां से भी आती जाती। आपका गया है, वहां से भी 1000 लोग रोज उड़ते हैं, आते जाते हैं। पूर्णिया अभी ताजा ताजा शुरू हुआ है, दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट चली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पोटेंशियल है। अब पहला तो ये कि जब पीएम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि निवेश करने के लिए आओ, मैं कहता हूं पहला स्टेप निवेश करना नहीं, पहला स्टेप तो ये है कि बिहार के लोग लौटे और उनको ये भरोसा हो कि हम आनंद से रहेंगे। बच्चे आएंगे तो टेंशन में नहीं आएंगे, वो एक नहीं कहेंगे कि अरे कहां पापा मेट्रो लाइफ से चले आए यहां, तो वो सब है। फर्स्ट स्टेप हो गया। 5 लाख करोड़ की सड़कें जहां बन गई हो, 1 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट हो, 5,500 पुल जहां बन गए हो, जहां 4 नए हवाई अड्डे, सब नए ही हैं, पटना वाला भी नया ही है, 4 नए हवाई अड्डे आ गए हैं, तो आपने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया। सेकेंड लेवल क्या है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि यूपी बिहार की तुलना लोग करते हैं, यहां थोड़ा सा फर्क है। जो 90 से 2005 आया, उसने शहर की कल्पना खत्म की पूरी तरह से। इसको पृष्ठभूमि समझना होगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की वो संपूर्ण क्रांति की भूमि हुई, तो एजुकेशन का स्ट्रक्चर खराब हुआ। 6-6, 7-7 साल में वहां पढ़ाई होने लगी, उसका असर यूपी में भी था। वहां शहर की तो कोई बात ही नहीं करता था, गांव कह के लोग खुश जाते थे कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अरे क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था? शहर से सब कुछ होता है। वैशाली महाजनपद की बात तो करेंगे, लेकिन उसकी इकोनॉमिक सिस्टम की बात नहीं करेंगे। अब आप उसको दिखा सकते हैं। अभी मैंने देखा जो बजट में जो विष्णुपथ कॉरिडोर की बात हुई है, बोध गया की बात हुई है, इंटरनेशनल टूरिज्म की बात हुई है, वो सारे काम आप तैयार कर सकते हैं। मैं अभी मुंबई गया हुआ था, तो वहां गरवारे क्लब में मेरा एक इसी इशू पर बातचीत थी, तो मैंने उनको दिखाया कि अच्छा बताइए ये कहां का है। तो राजगीर का मैंने स्काई ग्लास वॉक जो था उसका एक फोटो डाला था और एक विशाखापट्टनम का डाला था। अच्छी बात ये थी कि वो बहुत, जिसको कहें कि सब फाइनेंशियली अवेयर महिलाएं थी, उनमें से बहुत से लोगों ने उसको पहचाना। मैंने कहा आप लोगों में से गए क्या इससे? मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक पिक्चर है, लेकिन बिहार में आज सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए वैसी सरकार चाहिए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी उस विजन को, जिसको वो गुजरात में लागू करते हैं, जिसके बाद पूरे देश में वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज में चलने लगा सब कुछ, हर राज्य को लगने लगा कि भाई जब रणोत्सव हो सकता है, वहां कुछ नहीं है। मतलब आप सब लोग गए हैं, रणोत्सव जहां होता है वहां कुछ नहीं है, धोरडो जो गांव है, लेकिन उस इलाकों को देखिए क्या अद्भुत कर दिया। अब दूसरे राज्य भी ऐसे सोचते हैं। अब आप सोचिए, जिस रिलीजियस टूरिज्म की बात होती है, क्या बिहार में उसकी कमी है? अब जब कहा जाता है कि वहां माता जानकी का मंदिर बनेगा, तो एक वो दिखता है कि चलो इस तरफ से टूरिज्म होता है। मुझे लगता है रिलीजियस है, हेरिटेज है, और विशेष करके टूरिज्म है। मैन्युफैक्चरिंग पर जब कोई कहता है ना, मैं थोड़ा कहता हूं रुक जाओ भाई, मैन्युफैक्चरिंग के रेस में बिहार को आने में टाइम लगेगा। अब वो कोलकाता के हल्दिया पोर्ट से थोड़ी ले आएंगे, इसको समझिए जरा। हालांकि आपको नॉलेज इंडस्ट्री, हर्षवर्धन जी, हालांकि तथ्य यह है कि आप हाल के आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार के जीडीपी में जो हिस्सेदारी है, इस बार इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ दिया है। जो हम लोग कहते थे बिहार कृषि प्रधान लक्ष्मण भाई, एक लाइन फिर और, अब कृषि एक लाइन बोल दीजिए। अरे महाराज, आपके यहाँ मंडी तक तो है नहीं, आप इतने टूटे हुए, उसकी बात हम क्या करें? बहुत टूटे हुए हैं भाई। आप इंडस्ट्री का हिस्सा वो 68% और 13% बताइएगा, लेकिन जब आप बेस ही आपका नहीं है, आप समझिए उसको। जैसे उदाहरण के लिए मैं जो आप कह रहे हैं वो बेस का है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बेस ही हमारा इतना कमजोर है कि हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अभी भी सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में से एक माने जाते हैं। हमने क्या किया था इस बार, हर्षवर्धन जी बाकी मेहमान बता दूं कि हमने शो के बारे में जब बताया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, तो हमने लोगों से कहा कि आपकी कोई राय हो तो आप दीजिए। तो अधिकांश लोगों ने जो राय दी वो उनका सिर्फ ये कहना, जैसे कि एक देखिए पीकेडी करके ट्विटर हैंडल है, कुछ तो बात है, उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत जल्दी से इन्वेस्टमेंट
और इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सफिशिएंट वर्क फोर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और आया है, वो भी डी कुमार का है। वो भी कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने और रोजगार देने का क्या प्लान है ताकि प्लान रुक सके। तो हर किसी की चिंता यही है कि कैसे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडस्ट्री फ्रेंडली शो करने का ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे राय अलग रखता हूँ। राय ये रखता हूँ क्योंकि जब हर राज्य में कंपटीशन सा बन गया, हर राज्य जब रोड शो करके आते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, जब पूरा जमाना मार्केटिंग का हो गया है, ऐसे में बिहार अपनी छवि को समाजवादी छवि बना करके मुख्यमंत्री कब तक इंडस्ट्री को ला पाएंगे, कैसे ला पाएंगे? अमृतलाल मीणा साहब। देखिए, जितने सभी विद्वान वक्ताओं ने जो अपनी बात कही है, मैं उन पर सहमत हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय में जो कैपिटल फॉर्मेशन की बात है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का बात है, तो आपने देखा होगा कि अपने यहाँ बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जब 2006 में लागू हुई, फिर 11 में, फिर 16 वाली पॉलिसी जब से चल रही है और अभी लास्ट ईयर उसमें फर्दर नए इंसेंटिव्स लाए हैं, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आया है। चाहे वो पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे सोलर हो, चाहे थर्मल हो, होटल सेक्टर, टूरिज्म हो। अभी आपको ध्यान होगा कि पटना में 2-3 होटल साइट का बिड हुआ है, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, होटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुआ है, एथेनॉल में हुआ है। तो धीरे धीरे अब उस दिशा में काम हो रहा है और गति आ रही है। लेकिन यस, डेफिनेटली जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत प्रोएक्टिवनेस लाने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल बात सही है कि अपने राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी और पूरा जो तंत्र है उसको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को बिल्कुल दोनों हाथों से स्वागत करके और पूरा इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है ताकि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को एज डेस्टिनेशन वो चुन सके। इसमें और पॉजिटिव चेंज लाने की ज़रूरत है, ऐसा मैं भी अपने अनुभव में देखा हूँ। और बाकी जैसा मैंने कहा कि हमें दोनों तरह की एसएमईज भी, महिला लेड इंडस्ट्रीज भी और बड़े इन्वेस्टर्स भी लाना ज़रूरी है ताकि सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि अपने राज्य में एग्री प्रोड्यूस की बहुत अवेलेबिलिटी है, अपने राज्य की कनेक्टिविटी अब बहुत इम्प्रूव कर गई है, चाहे वो रेल की हो, रोड की हो, सिविल एविएशन के बारे में कहा ही गया है, इनलैंड वाटरवेज। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अमृतलाल मीणा साहब कुछ महीनों पहले तक बिहार के मुख्य सचिव रहे हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि वाकई वहाँ पे थोड़े बहुत माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ब्यूरोक्रेसी में और बाकी पहलुओं पे। एक चीज़ और, चूँकि कई वक्ताओं ने कहा, आपने चूँकि नीतीश कुमार जी के साथ काफ़ी नज़दीक से काम किया है, कई सारी पॉलिसीज़ पे उनसे चर्चा की होगी, तो क्या ये अवधारणा सही है क्या कि वो थोड़े से समाजवादी सोच के हैं, इंडस्ट्री से एक दूरी बना कर रखना चाहते हैं? झिझक सी बात है, जो अरविंद झा साहब भी कह रहे थे और शिशिर सिन्हा साहब भी कह रहे थे। मीणा साहब, सवाल आपके लिए। मीणा साहब, सवाल आपके लिए है कि क्या नीतीश कुमार वाकई समाजवादी सोच के इस कदर हैं कि इंडस्ट्री से मिलना जुलना थोड़ा सा बचते हैं, झिझक होती है, किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर के स्पीच देने में थोड़ी सी उनको झिझक होती है? लगता है मीणा साहब से मेरी आवाज़ नहीं जा रही। केपीएस केसरी साहब, आप भी कई मौके पर नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए होंगे, कई सारे इंडस्ट्री पॉलिसी से लेकर चर्चा हुई होगी, तो ये धारणा वाकई आपने भी फील किया क्या केपीएस केसरी साहब कि उनको थोड़ा इंडस्ट्री से मिलने में झिझक होती है, इंडस्ट्री फ्रेंडली बहुत नहीं शो करना चाहते हैं अपने आप को? देखिए, 2005 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहा हूँ, कई बार मिला हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सिलसिले में भी टाइम टू टाइम बातचीत हुई है उनसे। तो उनको ये पहले के जो समय थे उसमें उनकी सोच थी कि इंडस्ट्री भी एक आगे बढ़ने वाली जगह हो सकती है बिहार को बढ़ाने में। लेकिन ग्रेजुअली ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने देखा कि शायद इंडस्ट्री से बेटर प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे वो ज़्यादा काम करना शुरू कर दिए और आपने देखा उसका नतीजा भी रहा है कि 4
एग्रीकल्चर रोड मैप भी उन्होंने डेवलप किया और एग्रीकल्चर में काफी बढ़ोतरी भी हुई है। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही और ये भी सही है कि समाजवादी विचारधारा के हैं, तो हमारी पॉपुलेशन जो है ज्यादा गांव में रहती है, तो उनके तरफ उनका रुझान होना बड़ा स्वाभाविक भी है। लेकिन जब सरकार को चलाना है और जहां हमको पैसा चाहिए सरकार को चलाने के लिए भी, आज हमारा 3.17 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें हमारी अपनी 60,000 करोड़ रुपए ही हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमको कर का संग्रहण भी करना होगा। वो कहाँ से होगा? कृषि से तो होगा नहीं, वो होगा या मेनली होगा वो इंडस्ट्री से, और सेकेंडरी होगा फिर टर्सरी सेक्टर, सेवा से क्षेत्र से। तो इसी दो पर काम करना होगा। आपने एक बात और कही थी, वो ये मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान ज्यादा कृषि पर ज्यादा ध्यान है, लेकिन कुछ बात मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं, आपके सवाल से इतर है। लेकिन सवाल उठी थी अभी, एक टूरिज्म का सवाल उठा था। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार में सबसे बड़ी संभावना है टूरिज्म सेक्टर की, और वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अगर हो तो टूरिज्म बहुत ज्यादा आगे हमारे इस राज्य को ले जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब हम उद्योग के ऊपर ध्यान देना आज से शुरू करें सही ढंग से, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, तो समय लगेगा हमको आगे बढ़ाने में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़े उद्योग को आने में बहुत सारे कंसिडरेशन है, आप ही के यहाँ क्यों आवे, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स, तब डिसाइड करके आपके यहाँ आवेंगे। लेकिन जो यहाँ आपके यहाँ काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली यहाँ पे खड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा अगर करें, उसी में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, इतने ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे कि बाकी लोग देखकर फिर हमारे यहाँ आना शुरू कर देंगे, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है। अगर उद्योग को आगे बढ़ाना है, ये इसलिए भी आवश्यक है, रोजगार पैदा करेगा, सस्टेन एम्प्लॉयमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा है, इसलिए उद्योग पर ही ध्यान देना किसी भी सरकार को आवश्यक है। अभी नहीं दिए थे, अब इस बार इस टर्म में उनको देना ही होगा और देंगे, मैं ऐसा देना ही होगा। हाँ बिल्कुल देना ही होगा, और इसके पीछे एक लॉजिक जो आपने दिया वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है। अमृतलाल मीना साहब, ये सवाल आपके लिए है। पैसा ठीक है, हम लोग रेवेन्यू सरप्लस एक बार के लिए हो गए, लेकिन आंकड़ों पर देखें, जिन आंकड़ों को आपने ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया होगा, कि बिहार सरकार के कुल रेवेन्यू में 66 से 70% जो है वो केंद्र सरकार का होता है, चाहे टैक्स डिवॉल्यूशन के तौर पर हो, चाहे ग्रांट के तौर पर हो। स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 26 से 28% होता है, तो इसको तो आपको बढ़ाना होगा। एक सीमा से ज़्यादा केंद्र सरकार भी आपकी मदद नहीं कर सकती है। क्या रोड मैप हो सकता है इसका? देखो, ये एक चुनौती है बिहार के परिदृश्य में, हमारे फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी, और जो आपने सही कहा कि हमारा अपना जो कलेक्शन है वो 60,000 करोड़ 65,000 करोड़ है, और बहुत बड़ी डिपेंडेंस है भारत सरकार से आने वाले संसाधनों पर। राज्य के अपने संसाधनों में बेतहाशा वृद्धि करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले चुनाव के पहले जो एडिशनल अप्रूवल्स हुई है, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, फ्री बिजली और विभिन्न प्रकार के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, प्लस नए पदों का सृजन, इस सब को मिलाकर 30-35 हज़ार करोड़ की एडिशनल रिकरिंग लायबिलिटी भी हो गई है। प्लस बड़े पैमाने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं। तो उसके लिए संसाधनों की उपलब्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली प्रोहिबिशन है, बट मेरा ये मानना है कि परिस्थितियों में इसको देखने की ज़रूरत है कि हम अन्य राज्यों जिन्होंने पहले प्रोहिबिशन लगाया था, क्या कुछ उस तरह के एक बीच का रास्ता निकालने पर विचार करें। साथ ही साथ टूरिज्म को प्रमोशन, हमारा जो लैंड का मिनिमम वैल्यू है वो 2014 के बाद कभी सर्कल रेट नहीं बढ़ा है, फलस्वरूप जो रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की संभावना है। और माइनिंग के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो झारखंड से या अन्य राज्यों से आता है, बट राज्य में गुंजाइश है, हमें विचार करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी लाने की ज़रूरत है, ताकि रॉयल्टी रेवेन्यू बढ़ सके। भू राजस्व कितने सैकड़ों वर्षों पहले की दरें अभी है, जबकि कई राज्यों ने इसको रेशनलाइज किया है, इससे भी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। हमें अपने संसाधनों को बहुत बढ़ाना होगा।
विभिन्न वित्तीय संस्थानों से अधिक संसाधन लाने पड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी, और भारत सरकार से अपनी जो हिस्सा राशि है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्रांश के रूप में भी, प्लस जो अदरवाइज एडमिसिबल है उसको समय पर लेकर उपयोगिता दे करके ज़्यादा संसाधन लाने पड़ेंगे, ताकि संसाधनों की कमी के चलते हमारी जो प्लान्ड स्कीम है और कार्यक्रम है वो प्रभावित नहीं हो। इसके लिए बहुत बेहतरीन और संवेदनशील प्रबंधन की जरूरत है। यस, जरूरत है। शिशिर सिन्हा साहब, जो मीणा साहब ने जो अलग अलग रास्ते बताएं, विकल्प बताएं, कैसे स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, चूंकि आप केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भी काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, जो फाइनेंस कमीशन है उसके भी कामकाज को देखते हैं, आपको लगता है कि इन सब वेन्यू के अलावा और कोई रास्ता है ताकि एक धक्का दिया जाए? देखिए, एक बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि प्रोहिबिशन जो आपको लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि वो नुकसान की भरपाई के लिए आपके पास कोई दूसरा स्रोत है नहीं। जैसे हम लोग राज्यों के कर की बात करते हैं तो ओन टैक्स रेवेन्यू है और आपका जो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओन टैक्स रेवेन्यू में बिहार के पास एकमात्र सोर्स है वो आपका पेट्रोल डीजल के ऊपर जो आप ड्यूटी लगाते हैं सेल्स टैक्स के तौर पे, बस वही बचा है। अब सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। देखिए, एक छोटा सा एक यहाँ पे आंकड़ा जो है वो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का, जो लगभग 57% है। यानी कि एक जो पैसा जो बिहार में जो डिपॉजिट के जरिए जमा हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर्स का जो ग्रोथ है वो बिहार के मामले में डबल डिजिट से है काफी समय से। तो मुझे लगता है कि एक तरीका जो है कि अगर आप स्थानीय स्तर पे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, वो पूंजी आपके पास उपलब्ध है जो डिपॉजिट में आप जमा कर रहे हैं, उस पूंजी का इस्तेमाल करेंगे और वही उद्योग आपके लिए रेवेन्यू दे सकता है। दूसरे अगर आप देखें, जैसे एक बड़ी अच्छी बात अभी झा सर ने बात कही थी कि बैकएंड जो हमारा सिस्टम है, जैसे उन्होंने अचार का, झाजी अचार का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कहा कि शीशे की जो बॉटल है वो हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो जो बैकएंड जो है जिसके लिए आपका रिसोर्सेज बाहर जा रहा है, वो रिसोर्सेज आपके यहाँ आ सकता है अगर आप उस बैकएंड सिस्टम को डेवलप करते हैं। यानी कि लिंकेजेज जो है, जो आपका सप्लाई चेन में जो बैकएंड लिंकेजेज है, उसको आप कैसे डेवलप करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप जो आपके पास अभी उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसी को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, या फिर आप कह लीजिए कि जो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, उनको आप कैसे बढ़ावा देते हैं, वही तो आगे चल करके आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हम सिर्फ ये सोचे कि नहीं हमने एक सड़क बना दी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन सड़क के किनारे उद्योग नहीं बसे, बड़े उद्योग नहीं बसे, कोई बात नहीं, लेकिन उन छोटे उद्योगों की बात करें वो आपके लिए रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। दूसरा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को आपको बेहतर इस्तेमाल करना है। और तीसरा, जो कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो अलग अलग सर्विसेज के चार्जेस हैं उसको आप किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, हर राज्य में बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार इकलौता राज्य होगा जहां पर किसी भी तरीके के चार्जेस में बढ़ोतरी होंगे, आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 75-76% आप सेंटर पर डिपेंडेंसी है, और ध्यान रखिए कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसका अनाउंसमेंट आपके बजट में होगा, तब जाकर के आपको किस तरीके से आपको डिवोल्यूशन मिलता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो यहां पर सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि उस डिवोल्यूशन के हिसाब से अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के नए रास्ते कैसे ला सकते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं बिहार को विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाने के लिए। चर्चा की शुरुआत वापस से करूं मैं। इससे पहले हमने जैसा कहा था कि शो में हमने कहा था कुछ लोग अगर सोशल मीडिया के जरिए अपने कमेंट, अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे सामने लाइए। तो एक सुझाव जो था उसने मेरे दिल को बड़ा छू लिया, उसको दिखाइए स्क्रीन पर। जगदीश जी का सुझाव है, ये कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्यों है कि खाली पटना शहर ही है जो विकसित है, बाकी कोई नहीं। ये इसलिए मेरे दिल को छू लिया कि जब मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था और जब मैं जाता था वापस बिहार कभी छुट्टियों में, तो कहते थे अच्छा गांव जा रहे हो अपने गांव, मतलब बिहार का मतलब ही लोग गांव मानते थे। और आज भी बिहार के बारे में कोई पूछता, कोई एक शहर का नाम बताइए, तो पटना के अलावा कोई शहर का नाम ही याद नहीं आता है। तो ये शहरीकरण कितना ज़रूरी है अरविंद झा साहब, चूँकि आप कई ऐसे स्टार्टअप के साथ जुड़े, आप खुद ऐसे शहर में आप जाते रहते हैं जो पटना जैसे शहर तो नहीं है, शहरीकरण से दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अर्बनाइजेशन या शहरीकरण की जो प्रॉब्लम है कि हमारा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक 85-88% जो था वो रूरल मार्केट था, अभी शायद थोड़ा कम हो गया है।
और अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए हमने एक आईटी कंपनी दरभंगा में शुरू की, और दरभंगा में एयरपोर्ट है, गया में एयरपोर्ट है, पूर्णिया में एयरपोर्ट है, मुजफ्फरपुर आगे बढ़ रहा है, बेगूसराय आगे बढ़ रहा है, तो शहरीकरण हो रहा है। लेकिन अभी मानस पटल पे ना पटना ज़्यादा छाया हुआ है। सर्विस सेक्टर में मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता था कि सर्विस सेक्टर में पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए इंडिया भर में। मतलब अगर हम आईटी ले लें, जो मेरा अपना क्षेत्र है, तो इस समय करीब 60 लाख सॉफ्टवेयर आईटी जॉब्स हैं। और ये एक रिसर्च जो बताती है कि एक आईटी जॉब करीब 3 दूसरे उनका जो सपोर्ट डाउनस्ट्रीम वाले जॉब्स है उसको क्रिएट करता है। मतलब 2 करोड़ जॉब्स वहाँ पे उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और हमारे बिहार में बिल्कुल नदारद है। एक रिपोर्ट सबने देखा होगा कि हमारा टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ का है, जो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि वो एसटीपी का नंबर है, बहुत सारे छोटे लोग कर रहे हैं। आईटी में हम लोग बिल्कुल नदारद हैं, और सेमीकंडक्टर जो नया आ रहा है उसमें हम बिल्कुल नदारद हैं। स्टेट का अपना जो डिजिटल का काम है, अपना जो सॉफ्टवेयर का काम है, वो भी हम बिहार में नहीं करवा रहे हैं। तो इसमें तो बहुत सिंपल सा पॉलिसी है कि अगर स्टेट ये डिसाइड कर ले कि हमारा डेटा सेंटर जो होगा सब बिहार में रहेगा, और हमारा जितने भी, चाहे वो पंचायत का सिस्टम हो, चाहे पुलिस का सिस्टम हो, चाहे गवर्नमेंट का सिस्टम हो, वो सारा का सारा तभी हम देंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप यहाँ पे पटना में या दरभंगा में या गया में किसी बिहार के शहर में आप अपना सेंटर बनाएंगे, तभी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो इमीडिएटली जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। कोई रीजन नहीं है मुझे लगता है कि 5 साल में हम 1-2 लाख जॉब्स आईटी में और 10 लाख जॉब्स उसका अमृतलाल मीणा साहब, ये तो अरविंद जहा साहब ने सुझाव दिया, कितना फिजिबल आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल फिजिबल है। देखिए, सरकार अपने प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में आवश्यक प्रोविजन कर सकती है, मेक इन बिहार के प्रोविजंस कर सकती है, फिजिबल है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि राज्य में शहरीकरण पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँ कि पिछले कुछ समय में 10 सैटेलाइट शहर, जो सारे अपने डिविजनल हेडक्वार्टर है उनके पास में सैटेलाइट शहर बनाने की योजना बनाई गई है, और एक सोनपुर में, पटना के नॉर्थ ऑफ गंगेश, प्लस मेजर पॉलिसीज जैसे टाउन प्लानिंग पॉलिसी बहुत दिनों से चर्चा में थी, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। तो बड़े पैमाने पर प्राइवेट बिल्डर्स लैंड पूल करके और प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट में सहयोग दे सकेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाई है। और बिल्डिंग बाईलॉज में मेजर रिफॉर्म्स किया गया है। तो मिला जुला करके अब एनवायरनमेंट हो गया है। आई थिंक अब जब ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी तो हमारे यहाँ नए नए अच्छे शहरों का विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा आप मानते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो केंद्र और बिहार सरकार में बिहार सरकार से ज़्यादा बेहतर होगा कि नीतीश सरकार जेडीयू और बीजेपी में जो तालमेल चुनाव प्रचार के दौरान दिखा, चुनाव की रणनीतियों में दिखा, वो तालमेल बिहार को आगे बढ़ाने में और बेहतर तरीके से दिखने की गुंजाइश आपको दिख रही है क्या? देखिए, ईमानदारी से कहें तो विजन के तौर पर तो कतई नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तो दिखता है, और वही दबाव मुझे लगता है कि शायद काम करेगा। लेकिन मंत्रिमंडल जैसे बना है उसमें हम कैसे उम्मीद कर पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा सिर्फ इसलिए शपथ ले लेगा कि राजनीतिक तौर पर कहा गया था कि एमएलसी की सीट मिलनी है, तो उन्होंने कहा पहले मंत्री बनवा लो, तो एमएलसी बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर अगले 1 सप्ताह में क्या बिहार की सरकार अपना 100 दिनों का विजन लेकर आने वाली है? एनडीए का जो वादे वाला मसला है, जिसको संकल्प पत्र कहते हैं बीजेपी वाले, वो तो बड़ा शानदार है। क्या ये जो अभी कह रहे हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूं, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस दिखता है, कौन से 10 बड़े शहर बनाने के, और आज तक आपने सुना क्या? मतलब मैं तो पटना को बढ़ते देखता हूं ना, तो बढ़ते तो चला गया, कहते हैं पटना शहर है, जो लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं उनको पटना भी शहर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के तौर पर ऐसी इच्छा किसी में आपने देखी क्या? आप बड़े साहस का काम कर रहे हैं इस पर डिबेट करके, लेकिन ये जाए और कुछ लोग कल से कहें कि भाई हमारे यहां ये छोटा इलाका ही होगा, ये अर्बन मॉडल बनेगा, यहां पर हम इंडस्ट्री के क्लस्टर लेके आएंगे। और एक बात मैं कहूं, दोनों चीजें समझिए, ऊपर लेवल पर जो ये नॉलेज वाला मसला है, ये बहुत अच्छे से नॉलेज वाली इंडस्ट्री चल सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बहुत स्किल सेट के लोग बिहार हैं, तो फिर आप जरा गंभीरता सोचिए। स्किल सेट वाला वडोदरा चला गया है, सूरत चला गया है, गांधीनगर अहमदाबाद है, उसको अच्छी लाइफ मिल रही है, मुंबई दिल्ली, क्या वो लौटेगा क्या? तो आपको वहां के लिहाज से प्लानिंग करके वो तैयार करना पड़ेगा। शिशिर सिन्हा जी, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार में तालमेल, बोलिए। देखिए, तालमेल होना एक चीज है, लेकिन जमीन पे काम किसको करना है? राज्य सरकार को करना है।
और राज्य सरकार के मामले में अभी तक का हमारा जो अनुभव रहा है, देखिए हम भी बिहार के हैं, एक भावनात्मक लगाव होता है जब हम रिपोर्टिंग करने बिहार जाते हैं चुनाव के समय में या किसी और भी समय में, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन हमें देख करके ये दुख होता है कि जमीन स्तर पर जब हम पूछते हैं किसी से कि आपके पास क्या विजन है, क्या पॉलिसी है, तो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं ना घिसा पिटा सा हमें सुना दिया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। क्या हुआ है? सड़कें, मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार आज इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। बिहार के किसी भी कोने से पटना हम 4-4.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय में। बहुत अच्छी बात है। सड़क के किनारे उद्योग क्यों नहीं बसे, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। अगर आप वो नहीं विचार करके आप एक छोटे से, जैसे मैं झा साहब से माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी असहमति रखता हूं कि अगर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर ही करना है तो क्या पटना में रेस्टोरेंट की कमी है? पटना में पर किलोमीटर रेस्टोरेंट की डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी विकसित शहर से कम नहीं है। लेकिन क्या उस रेस्टोरेंट से नौकरियों की तादाद बढ़ जाएगी? क्या सर्विसेज सेक्टर से नौकरियों की तादाद बढ़ जाएगी? ये एक सार्वभौमिक तथ्य है कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी नौकरी बढ़ाता है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाहे छोटे स्तर पे हो, मझोले स्तर पे हो, अगर वहां पे काम नहीं हो रहा है जिस तरीके का होना चाहिए, मुझे लगता है झा साहब जो कहना चाह रहे थे वो आईटी सर्विसेज को लेके ज्यादा, झा साहब वहां कुछ बोलना ही चाहते हैं। झा साहब, हमारा एक स्टार्टअप है, उसका नाम है कैफे हाइडआउट, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं। 10-12 रेस्टोरेंट है उनके पटना में। एक रेस्टोरेंट में सर 25 लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है डायरेक्ट, और करीब उतने ही इनडायरेक्ट। और उनका प्रोग्राम है कि सब जगह अगर हम देखेंगे आजकल तो गांव में भी लोग जो है खाना ऑर्डर करके मधुबनी से मंगा रहे हैं, मुझे ये पता चल रहा है। सुन लीजिए शिष्य जी, ये जो धारणा है आपकी कि सर्विस सेक्टर में जॉब्स नहीं होती है, प्लीज इसको जाके नहीं, मैंने ये नहीं कहा। चाहे वो फाइनेंस, देखिए फाइनेंस में इस समय बिहार बहुत पीछे है। फाइनेंस में बहुत सारे जॉब्स की सुविधा है। हेल्थ केयर में बहुत पीछे हम लोग, बहुत सारी सर्विस सेक्टर जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। एजुकेशन में हमारा सारा का सारा प्राइवेटाइज हो जा रहा है, बहुत सारी जॉब्स है उसमें। रिटेल मार्केटिंग बढ़ता जा रहा है। लॉजिस्टिक्स इतना बड़ा होता जा रहा है क्योंकि रोड नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। अगर हम टोटल एक ओवरऑल ले, और मैंने एक चैप्टर लिखा है, किताब है आकुश श्रीवास्तव जी जो केसरी में, पंजाब केसरी में है, उन्होंने एक किताब में मेरे एक चैप्टर लिखा था कि हाउ टू क्रिएट 30 लाख जॉब्स इन बिहार। तो एक मेरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर जहाँ पे हमने सारा कुछ कवर किया है। और हमारे असेसमेंट में सिन्हा जी कुछ जवाब देना चाहते थे। झा साहब देखिए, मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि सेवा क्षेत्र रोजगार देगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोजगार के मौके मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं, और हम केवल सेवा क्षेत्र पे ध्यान देंगे। आपने रेस्टोरेंट की बात की सर, पर कैपिटा इनकम कितनी है जो कॉफी पिएंगे? आप 200 रुपए की कॉफी की कप जो आप बेच रहे हैं या 200 रुपए का एक पिज्जा बेच रहे हैं, वो कौन खाएगा, कौन पिएगा? उसके लिए बहुत सारे लोग, डेटा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। आप इस पर हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि शो का समय थोड़ा सा कम है। तो केपीएस केसरी साहब, एक मुद्दा जो शिशिर सिन्हा जी उठाया कि जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वो बदलाव दिखता नहीं है। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसका जिक्र हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ देर पहले कर रहे थे, इसकी कितनी कमी आपको खलती है जब आप लोग बिजनेस करने जाते हैं? तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हम लोग एक फ्यूडल स्टेट रहे हैं, और फ्यूडल स्टेट का मतलब जमींदार से मैं कह रहा हूँ। तो जमींदारी का स्वरूप बदलता गया, तो जमींदारी की जब स्वरूप बदलती गई, अभी भी जमींदार लोग हैं, नाम जमींदार करके, लेकिन काम वो दूसरे जगह है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं, एग्जीक्यूशन पर जो लोग हैं, जिनको आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, उनके सोच में बदलाव की आवश्यकता है। अभी मोस्ट ऑफ द केसेज में रेगुलेशन उनके समक्ष आ जाता है कि रेगुलेशन करना है। विकास रेगुलेशन से नहीं होगा, विकास के लिए रेगुलेशन होगा, अलग हटाना होगा, रेगुलेशन के बजाय फैसिलिटेट। अमृतलाल मीना साहब, हाँ, शो का समय जो खत्म हो रहा है, केसरी साहब को बीच में। मीना साहब, जो एक सवाल मैंने उठाया था वो था केंद्र और राज्य के बीच में सक्षम भागीदारी। ये इसलिए सवाल आपके पास लेकर दोबारा से आ रहा हूँ क्योंकि आपने केंद्र सरकार में भी काम किया है, काफी उच्च स्तर पर काम किया है, बिहार सरकार में भी काम किया है। इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच में बहुत समन्वित तरीके से काम होता रहा है और सिस्टम्स बने हुए हैं। देखिए, भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिहार राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, जिसमें करीब 4,80,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है,
जिसमें करीब 1.25 लाख करोड़ की राशि खर्च हो गई है और रेस्ट का अगले 2-3-4 वर्षों के अंदर खर्च होना है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी जमीन की उपलब्धता और प्रशासनिक सहयोग देना होता है, केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां इंप्लीमेंट करती है। तो एक बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था बनी हुई है और केंद्र सरकार की पॉलिसियों को राज्य में कार्यान्वित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की व्यवस्था है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था है। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं है और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आने वाले समय में भारत सरकार की ओर से और अतिरिक्त इसमें बहुत दिक्कत नहीं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट लोग जो केंद्र सरकार में बैठे हैं उनके एक फीलिंग है कि स्टेट सिविल एविएशन और बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और इम्प्रूव करेगा रिजल्टेंटली। चलिए उसी उम्मीद के साथ हम लोग शो को यहीं खत्म करेंगे क्योंकि समय खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।